जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एक और करंट अफेयर की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और एक एक पॉइंट पे आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। डिस्क्रिप्टिव वे में हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे वार करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, अभी जो एक अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट या फिर री अपॉइंटमेंट कह सकते हो, क्योंकि उनको दोबारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आर वेंकट रमन जी को री अपॉइंट किया गया है एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे इनको री अपॉइंट किया गया है, यानी कि दोबारा से अपॉइंट किया गया है, यानी कि पहले भी यही हुआ करते थे, इसलिए इनको री अपॉइंट किया गया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो अब देखेंगे, ठीक है, कि हमारा जो ये पद है, ये कैसे नियुक्ति की जाती है, कौन इसको अपॉइंट करता है, और ऐसी क्या क्या खास बातें हैं इस आर्टिकल में। देखिए, पहले देखते हैं एजीआई होता कौन है, ठीक है। एजीआई होता कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है, और ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अभी जो हमारे वेंकटरमन साहब हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया, आर वेंकटरमन साहब को री अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर। अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की बात करें तो ये होता क्या है। तो देखिए, आम शब्दों में कहें तो ये भारत का सबसे बड़ा वकील मैं कह सकता हूं, सबसे बड़ा वकील जो भारत की सबसे बड़ी सरकार के लिए काम करता है, यानी कि केंद्र सरकार का वकील है, ये एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। ये लीगल एडवाइजर है, ठीक है, ये लीगल एडवाइजर है किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए, ठीक है बच्चे, और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर अपन यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या काम करता है, ये लीगल एडवाइजर का काम करता है, ठीक है। और जो भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा कानून बनाने की बात हो जाएगी या फिर ऐसा लीगल दाव पेच की बात चली जाएगी, तो उस केस में सबसे बड़ा जो सलाहकार होगा सरकार का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही रहने वाला है, ठीक है। इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में इसको दिया गया हुआ है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन की बात कर लेते हैं। तो आर वेंकट रमन साहब 1 अक्टूबर 2025 से काम तो खैर कर ही रहे हैं, दोबारा री अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। ये उस दिन से इनको री अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि इनका कार्यकाल दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इनको अपॉइंट कब किया गया था, पहली बारी तो 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था, याद रखना। और एक और सवाल ये बन जाता है कि किसको इन्होंने रिप्लेस किया था, तो के वेणुगोपाल जी को इन्होंने रिप्लेस किया था, के वेणुगोपाल जी को इन्होंने रिप्लेस किया था, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो के वेणुगोपाल रिटायर हो चुके थे आपका 2022 के अंदर में, 2022 से 25 तक इनका कार्यकाल चल रहा था आर वेंकटरमन का। और जो आर वेंकटरमन है उनको दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से इनको कार्यकाल संभालना है, अपना कार्यभार संभालना है, ठीक है बच्चे। हमारे संविधान का आर्टिकल 76 बताता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि इनके बारे में सारी की सारी डिटेल दी जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वकील कह लो, जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकार के लिए कार्य करता है। आम शब्दों में आप इतना ही समझ लो, ठीक है बच्चे। चलिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, 3 साल का इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका जो खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो रहा है सितंबर में, और 1 अक्टूबर को आपका शुरू हो चुका है, यानी आज जब मैं बात कर रहा हूं 1 अक्टूबर को, तो आज ही से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चे। रीअपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि वो अपने सर्विसेज को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगेगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है। इनका पावर क्या है, रोल क्या है, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट्स इन कोर्ट, यानी कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, सिविल, क्रिमिनल या कोई भी कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर होगा उसके ऊपर ये सरकार को सलाह देता है, क्लियर पॉइंट। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और किसकी एडवाइजेस पे, किसके रिकमेंडेशंस पे, तो यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के ऊपर इनको किया जाता है, ठीक है। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, एक और चीज, जिस तरीके से आपका सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, एजीआई है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एजीआई है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, ठीक है। और ये हमारे किस आर्टिकल में दिया हुआ है, 165 आर्टिकल के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो अभी हमारे संविधान का आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
इंडिया के बारे में बताता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करती है हमारी राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने इनको रीअपॉइंट किया हुआ है। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी कल सितंबर को खत्म हो चुका है, 30 सितंबर 2025 को, और आज 1 अक्टूबर 2025 से इनको दोबारा से कार्यकाल संभालना है और आगे ये 3 साल तक काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चलिए आगे देखते हैं आर वेंकटरमन जी के बारे में। ठीक है, तो इनका जन्म 1950 में हुआ था और ये लॉयर बने थे 1977 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीनियर एडवोकेट के तौर पे भी इन्होंने काम किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 1997 में। उसके बाद इनके एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इनको महारत हासिल है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेज हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गए, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हो गए, कंज्यूमर राइट्स हो गए, ये सारे इनकी एक्सपर्टीज है, यानी इन सब पॉइंट्स के बारे में इनको अच्छा खासा ज्ञान है। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो इनका जो रीअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूती प्रोवाइड करेगा हमारे लीगल एडवाइजरी को, जो कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाता है इनके द्वारा। यानी कि देखिए इनको सरकार ने क्यों अपॉइंट किया है, क्यों रीअपॉइंट किया है, डेफिनेटली इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा होगा, डेफिनेटली इनका एक्सपर्टीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया होगा सरकार ने, डेफिनेटली इन्होंने ऐसे सुझाव दिए होंगे जिसकी वजह से सरकार का बहुत ही कम नुकसान हुआ है और सरकार का बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें क्या बताती हैं कि इनको रीअपॉइंट करना सरकार के लिए फायदे का सौदा रहा है, इसी वजह से तो सरकार ने इनको रीअपॉइंट किया हुआ है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला आता है हमारे पास। ठीक है, टॉप 10 बिजीएस्ट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के टॉप 10 सी पोर्ट्स की बात करूंगा मैं, यानी बंदरगाहों की बात करूंगा जो कि बिजी रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं, यानी कि वहां पे कंटेनर सबसे ज्यादा आते हैं और कंटेनर सबसे ज्यादा जाते हैं, माल सबसे ज्यादा उतारा जाता है और माल सबसे ज्यादा लोड भी किया जाता है। ठीक है, तो टॉप 10 की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए हम ये क्यों आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ग्लोबल ट्रेड की बात करें, ग्लोबल ट्रेड का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना सी पोर्ट के जरिए ही जाता है, हवाई जहाज के जरिए हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। हाँ, कुरियर वगैरह छोटा मोटा आता जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन जो कार्गो शिप जाती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का माल लेके जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों का रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, वो हमारे बंदरगाहों के जरिए ही होता है, शिप्स कंटेनर्स के जरिए ही होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे याद रखना। तो ये जो आपका ग्लोबल ट्रेड है ना, डिपेंड करता है हमारे सी पोर्ट के ऊपर ही ज्यादा, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा यहीं से ही होता है। ठीक है बच्चे, तो बिजिएस्ट पोर्ट की अगर बात करता हूं, ठीक है, बिजिएस्ट पोर्ट की अगर बात करता हूं, इसका मतलब क्या है, वो जो पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है, वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा किया जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखना, तभी तो बिजी है ना भाई साहब। तो ये रैंक हमको ये बताती है कि कौन से पोर्ट से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, कौन से पोर्ट से सबसे ज्यादा ग्लोबल ट्रेड किया जाता है, ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चे, ये हमें ये बताता है, इस वजह से हम ये रैंकिंग जारी करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद देखिए ये बिजिएस्ट पोर्ट होता है, अगर बहुत ज्यादा बिजिएस्ट है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज को जोड़ता है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ कंटेनर्स आते हैं और अनलोड होते हैं, लोड होते हैं, सामान बेचा जाता है और खरीदा जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, इनके बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं तो एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए What are the seaports and their importance? Seaports क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, गेटवे फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इन्फ्लुएंसिंग शिपिंग रूट्स। गेटवे फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेते हैं पहले तो, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे है, यहीं से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, शिपिंग रूट्स को इन्फ्लुएंस करता है, यानी ज्यादा बल्क में शिप्स जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारी हजारों शिप्स जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो रूट को भी डिफाइन करेगा, कौन से रूट से जा रही हैं, क्या जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, सप्लाई चेन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि पोर्ट्स अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, बहुत ज्यादा बिजी नहीं है तो सप्लाई बहुत इजीली हो जाएगी, लेकिन पोर्ट्स बहुत ज्यादा बिजी है तो वहां पे जो शिप्स जाएंगी ना फंस जाएंगी, जैसे कि रेड सी में पनामा कैनाल में फंसी थी। ठीक है, ये सारे जो वो संकरे रास्ते हैं, संकरे रास्तों में बहुत ज्यादा शिप्स जाएंगी तो ट्रैफिक आएगा और वो फंस जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे तभी कर पाएंगे ना, जब हम जानेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और तब जानेंगे ना जब ये सारी की सारी रैंकिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक मेजरमेंट आता है TUEs के नाम से, TUEs के नाम से एक मेजरमेंट आता है, जब भी हम लोग कैपेसिटी की बात करेंगे ना शिप्स की, तो TUEs में नापा जाता है। TUEs का मतलब क्या होता है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है बच्चे, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कि 20 फुट आपका क्या हो जाता है, इसका लेंथ है। ठीक है, 8 फुट इसका क्या है भाई साहब, ठीक है, 8 फुट इसका ब्रेथ आ जाती है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है,
ब्रेथ आ जाती है, यानी कि विड्थ आ जाता है, ठीक है, और 8.5 फुट इसका हाइट आ जाती है, ठीक है बच्चे, ये याद रख लेना। तो ये आपका क्या है, यूनिट है, इसको 1 TEU कहा जाता है। जैसे कि कोई 40 TEU है, 40 TEU की यूनिट है किसी शिप की, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब 2 TEU है, ठीक है, ये यानी इन सबको डबल कर दो, ठीक है। तो 40 TEU की बात कर रहा हूं ना, तो ये 40 फुट हो जाएगा, ये 16 फुट हो जाएगा विथ इसका, और 17 फुट हो जाएगा इसकी चौड़ाई। तो ये एक यूनिट है TEU, और एक उस यूनिट की बात करें, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो पूरा हमारा निकल के आ जाता है 1 TEU, ठीक है बच्चे। तो शिप की जो हम लोग ये कैपेसिटी नापते हैं तो TEUs में ही हम लोग नापते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पोर्ट क्या क्या फैसिलिटी देता है, ठीक है, डॉकिंग यानी कि यहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं, ठहरती हैं, रुकती हैं, कार्गो उतारा जाता है यानी कार्गो को हैंडल किया जाता है, लॉजिस्टिक्स यानी कि सामान किस तरीके से आएगा, किस तरीके से जाएगा, ये सब कुछ हैंडल यहाँ पे किया जाता है। अब टॉप 10 बिजिएस्ट पोर्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, टॉप 10 जो सबसे ज्यादा बिजी है, ठीक है, वो क्या है आपका, संघाई, चीन का संघाई, ठीक है, यानी कि 49 से 50 मिलियन TEU यूनिट में दे रखा है, याद रखना, ठीक है। तो ये कितना डील करता है, 49 से 50 मिलियन TEU, ठीक है। दूसरे नंबर पे सिंगापुर की बात कर लेते हैं, सिंगापुर वो आपका 39 से 40 मिलियन TEU की बात कर लेते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि निगम्बो झोशान, ठीक है, जेनशन, गांगजोन, किंगदाओ, बुसान, ठीक है, तियानजिन, जेबेल, अली, पोर्ट ग्लैंग, ये अलग अलग पोर्ट्स हैं, लेकिन आप लोगों को सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टॉप के 2 याद रख लो, वो आपका इनफ है, ठीक है। टॉप 10 के बारे में आपको नहीं पूछेगा कि ये एक एक चीज के बारे में बताओ, 9वें रैंक पे कौन सा, 8वें रैंक पे कौन सा है, नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टॉप 10 बिजिएस्ट हमारा जो पोर्ट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जो पोर्ट्स हैं डोमिनेट क्यों करते हैं, मतलब कोई पोर्ट टॉप पे जा रहा है, टॉप पे, टॉप बिजिएस्ट है, तो क्यों टॉप बिजिएस्ट है, सीधी सी बात ये, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता है वहां पे, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी उसी शहर, जैसे विशाखापट्टनम की बात कर लेते हैं, तो विशाखापट्टनम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तभी तो वो एक हब बना है, तभी तो वहां से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो ये बताता है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जिस शहर का वो पोर्ट है, ठीक है। दूसरा बता रहा है, ठीक है, कि एक मैसिव एक्सपोर्ट को हैंडल करने लायक है उसकी कैपेसिटी, तभी तो ज्यादा बिजी है, तभी तो वहां पे ज्यादा सामान आता जाता है, ठीक है, याद रखना। और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, उसका लोकेशन भी ऐसा ही है कि 10-12 कंट्रीज के साथ, 20 कंट्रीज के साथ वो लोकेशन शेयर करता है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम कंट्रीज उसी पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो बिजी तो वो रहने ही वाला है, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी ज्यादा बिजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी उसकी अच्छी है तभी ज्यादा बिजी है, ठीक है, याद रखना। एंड कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन यानी कि अच्छा खासा वो एक्सपेंड भी कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, ठीक है, यानी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहा है, तभी तो अच्छा खासा काम कर रहा है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये, और इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं मैंने आपको क्या बताया, जब आपका जैसे सुइस कैनल का आप लोगों ने अभी एक वो देखा होगा, न्यूज देखा होगा कि जो शिप थी ना वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है तो फंस जाती है, तो पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो ग्लोबल ट्रेड रुक जाता है कई दिनों के लिए। तो उसी तरीके से अगर जो छोटी छोटी पनामा कैनल हो गया, या आपका रेड सी हो गया, ठीक है, रेड कैनल हो गया, ये सब छोटे छोटे बहुत संग्रेस होते हैं, तो अगर इनमें जरा सा भी जाम लग गया ना तो पूरी तरीके से ट्रैफिक इफेक्ट होता है और ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट होता है। वही आपको ये बता रहा है, अगर ऐसा डिले हो जाता है, डिलीवरी में डिले हो जाता है, सी को रीरूट करना पड़ता है, ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो जाती है, और इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी एशिया पोर्ट्स लीड्स विद रेसिलियंस, यानी कि एशिया पोर्ट्स जो है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे कर रहे हैं, इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है एशिया के सारे पोर्ट्स में, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ अब आता है द ट्राइबल डेवलपमेंट पैराडॉक्स, ठीक है, मड़िया ट्राइब की मैं बात करूंगा, जनजातीय विकास विरोधाभास, ठीक है, जनजातीय विरोधाभास की बात करेंगे, ठीक है, और मड़िया जनजाति की बात करेंगे। तो जनजातीय विकास विरोधाभास यानी कि द ट्राइबल डेवलपमेंट पैराडॉक्स, ये क्या है, ये क्यों विरोधाभास बोल रहा है, क्यों पैराडॉक्स कह रहा है। देखिए एक तरफ से सरकार ने क्या बोल रखा है, इनको वल्नरेबल ग्रुप में डाल रखा है, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप में डाल रखा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये आपका, ठीक है, ये आपका वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। प्रिविलेज्ड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको विशेष दर्जा दिया जाता है, सरकार के द्वारा उनको आर्थिक सहायता भी प्राप्त होता है, सरकार के द्वारा उनके एरिया में रोड वगैरह बनवाई जाती है, एजुकेशन दिया जाता है उन लोगों को, स्कूल खोला जाता है उन लोगों को,
अभी देखिए ना, ट्राइबल लोगों के लिए आदि जो आपका ट्राइबल चलाया गया है पूरा पूरा मुहिम, क्यों? ताकि आदिवासियों को डेवलप कराया जाए। तो कुछ ऐसे बहुत ही पिछड़े एरिया होते हैं जिनको पीवीटीजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चे, याद रख लेना। पीवीटीजीज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज्ड ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो स्पेशली बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं, उनको यह दर्जा दिया जाता है। तो अभी हमारे महाराष्ट्र का एक ग्रुप है मणिया आदिवासी। मणिया आदिवासी, अब मणिया आदिवासी एक ऐसा ट्राइबल एरिया है जहां पे अगर एक बार बारिश होगी तो 6-6 महीने के लिए वो आइसोलेट हो जाते हैं पूरी दुनिया से। ना रोड है वहां पे, ना एजुकेशन है वहां पे। तो भैया सरकार, आप लोगों ने उनको, ठीक है, पीवीटीजी का दर्जा क्यों दिया हुआ है? पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा क्यों दिया हुआ है? पूरी दुनिया को दिखाने के लिए दिया है क्या कि हाँ भैया देखो, हम लोगों ने मड़िया ग्रुप को यहाँ पे पीवीटी का दर्जा दे रखा है, ठीक है, प्रिविलेज ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दे के रखा हुआ है, और इनको हम लोग अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कागजों में, क्योंकि कागजों में तो आप लोगों ने पास कर दिया है। तो यहाँ पे कागजों में पास कर देने से उनकी सिचुएशन नहीं सुधर जाती। उनके यहाँ पे रोड आज भी नहीं है, उनके यहाँ पे आज भी स्कूल्स नहीं है, उनके यहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। तो आप लोगों ने उनको कौन सी इंप्रूवमेंट दे दी है? और इंप्रूवमेंट नहीं दिया है तो आप लोगों ने उनको पीवीटीजी यानी प्रिविलेज ट्राइबल ग्रुप के अंदर में उनको क्यों डालकर रखा हुआ है? आप उनको मत डालिए ना, पूरी दुनिया को क्यों बता रहे, क्यों ढिंडोरा पीट रहे हैं? इसीलिए इसको विरोधाभास कहा गया है, पैराडॉक्स कह रखा है। ठीक है, कि एक तरफ सरकार बोलती है कि हमने पीवीटीजी ग्रुप में डाल रखा है मड़िया ग्रुप को, और दूसरी तरफ सरकार उन पर ध्यान भी नहीं देती है, अभी भी उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो आप लोग इस ग्रुप में डालने की जरूरत ही क्या है? ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये क्या कह रहा है? डिस्पाइट पीवीटीजीज, पीवीटीजीज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज्ड 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 वल्नरेबल ट्राइबल, ठीक है, प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप दे तो रखा है मणिया ग्रुप को, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे ना रोड है, ना हेल्थ केयर है, ना एजुकेशन है। ठीक है, हमारा डेमोक्रेसी बढ़ रहा है, ठीक है, नो डाउट, हमारा लोकतंत्र बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है दुनिया में, लेकिन क्या वाकई में हम लोग दो लोकतांत्रिक बात करते हैं? हम लोग लोकतांत्रिक बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है? एक ऐसी सरकार विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। यानी हम लोकतंत्र में उस सरकार की बात करते हैं जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के लिए काम किया है, और अगर कोई स्कीम वगैरह फेल हो जाती है तो आंसरेबल भी आपको लोगों के प्रति होना पड़ेगा, जनता के प्रति होना पड़ेगा। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की मड़िया ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे वल्नरेबल ग्रुप की लिस्ट में डाल दिया गया है, प्रिविलेज करके डाल दिया गया है उस लिस्ट में, लेकिन कोई भी उनको फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं की गई है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र को मतलब कहीं ना कहीं से डुबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं से खतरे में डाला जा रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। लेकिन इन लोगों ने सरकार के खिलाफ कोई आवाज ऐसा नहीं उठाया कि हिंसा विंसा कर दिया है, ठीक है, जैसे लोग ये आपका लद्दाख में हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया है? लोकतांत्रिक तरीके अपनाए हैं, जैसे कि पेटिशंस डाली गई सरकार को। और याद रखना, ठीक है, मणिया ग्रुप को, ठीक है, प्रिविलेज ग्रुप में डाल दिया गया है, मणिया ग्रुप को। ठीक है, पीवीटीजी का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्लियर पॉइंट? तो महाराष्ट्र के मड़िया ग्रुप को प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की लिस्ट में डाल दिया गया है, ताकि इनको सरकार की तरफ से एजुकेशन की फैसिलिटी, रोज की फैसिलिटी मिल जाए, और इनको खाने पीने की फैसिलिटी मिले, इनके पूरे एरिया को डेवलप किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया जिस तरीके से लद्दाख में उठाया जा रहा है। इन लोगों ने सरकार को पेटिशंस लिखी, इन लोगों ने सरकार को यह पेटिशन लिखा है कि देखिए, हमारा संविधान का आर्टिकल 21 हमको राइट टू लिव विद डिग्निटी देता है, यानी कि हमको अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ पे कैसा आत्मसम्मान? ना हमारी एजुकेशन सही हो रही है, हमारा बारिश आ जाती है तो 6-6 महीने तक हमारा जो एरिया है वो आइसोलेट हो जाता है, हम लोग शहरों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरीके से हम लोगों को बोलती है कि बहुत फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, एक तरीके से हमारा संविधान बोलता है कि आपको राइट, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, और 21वें आर्टिकल के अंडर में आपको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहता हूं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि हमारा आर्टिकल 21 संविधान का वायलेट किया जा रहा है, आप यहां पे ध्यान दें। याद रख लेना, फंडामेंटल राइट वो राइट है जिसको लेकर के, जिसके वायलेशन को लेकर के आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो मणिया ग्रुप जो है महाराष्ट्र का, इन्होंने भी यही किया है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार को, और कहा है कि चुपचाप से ध्यान दो मणिया ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना, आप लोग इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो, ठीक है, आपने सारी सारी स्कीम डाल रखी है इनके ऊपर, लेकिन इनको देते कुछ भी नहीं हो। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे कुछ कदम उठाए हैं जो अब थोड़ा बहुत मणिया ग्रुप के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये सारा का सारा आर्टिकल आपका इसी चीज में दिया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए,
अब देखिए मडिया ग्रुप के बारे में बात कर लें। मडिया ग्रुप को वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है और कौन से एरिया में रहते हैं, ठीक है, गढ़चिरौली एरिया में ये लोग रहते हैं, जो आपका महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है। ये फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है और फॉरेस्ट से ही लकड़ी, फल, फ्रूट जो कुछ भी मिलता है उसी के ऊपर इनका पूरा पूरा जीविका चलती है। अब देखिए इनके लिए चैलेंज क्या है, ठीक है, इनका सोशियो कल्चरल थ्रेट है, यानी कि इनका कल्चर तबाह हो रहा है, कल्चर बर्बाद हो रहे हैं, सोसाइटी इनकी बहुत ज्यादा दबी हुई है, बहुत ज्यादा इन लोगों को उठाया नहीं जा रहा समाज में, और सरकार की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोल ये आ रहे हैं, कागज आ रहे हैं, सिग्नेचर करके आ रहे हैं, ये पास कर दिया, वो पास कर दिया, लेकिन इनको वास्तव में मिल कुछ भी नहीं रहा है। चैलेंजेस क्या है, ध्यान दीजिए। नो स्पेशल एम्यूनिटी, सोशल एम्यूनिटीज, इनकी सोसाइटी को इनको कोई बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज तक इनको प्रोवाइड नहीं किया गया। पुअर हेल्थ केयर है इनके पास, ठीक है, लो एजुकेशन है इनके पास, क्वालिटी बहुत कम है एजुकेशन की, लैक ऑफ सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तक बहुत ही कम कम जाती है यहाँ पे। उसके बाद पुअर रोड कनेक्टिविटी है, 6-6 महीने, 7-7 महीने, साल भर तक अगर बारिश हो जाए, रास्ता टूट जाए तो ये लोग आइसोलेट रहते हैं, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं हो पाता इनका, ठीक है। इनके अधिकारों की बात करते हैं, इनका सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक राइट छीने जा रहे हैं। इकोनॉमिक राइट है ना भाई, ठीक है, सभी को नौकरी का अधिकार है, सभी को अपना बिजनेस करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, टैक्स तो भर रहे हैं, इनफैक्ट ये लोग भी टैक्स भर रहे हैं। एक माचिस का तिल्ली, एक माचिस का डब्बा भी खरीदते हैं ना, लिखा रहता है एमआरपी ₹1, उसके ब्रैकेट में भी लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, याद रखना, ठीक है, क्योंकि एक गरीब है ना, एक भिखारी भी टैक्स भरता है, तो ये लोग भी तो टैक्स भर रहे हैं, तो सारी की सारी फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए, ठीक है। उसी टैक्स से तो आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं ना, वही पैसा आप इनके यहाँ पे लगाओगे, लेकिन सरकार ने बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया है, इस वजह सारी की सारी इनकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो 21 है वो हमें राइट टू लिव विद डिग्निटी देता है, यानी कि आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार। तो साफ तौर पे यहाँ पे इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इनको जीने का अधिकार में अच्छा पानी, अच्छा शिक्षा, अच्छा खाना, सब कुछ अवेलेबल है हमारे संविधान में, लेकिन उनमें से कुछ भी यहाँ पे इनको नहीं दिया जा रहा है। तो इसी वजह से वायलेशन है किसका, हमारा फंडामेंटल राइट का। और फंडामेंटल राइट में भी हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल का, तो हमारे संविधान के 21 आर्टिकल का वायलेशन किया गया है, यानी राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है बच्चे। चलिए अगला जो आता है यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है हमारा भारत ने चलाया हुआ है कि पड़ोसी जो है सबसे पहले, हम लोग पड़ोसियों को सबसे पहले देखेंगे, पड़ोसी की सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे मदद करेंगे, ये बात याद रखना। अब पड़ोसियों को क्यों मदद करेंगे, तो देखिए हमारा पड़ोसी जो है ना वही हमारा एक हथियार कह लो या फिर हमारा सेफ्टी कह लो। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये मेरा घर है और यहाँ पे दुश्मन का घर है, तो दुश्मन डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है, लेकिन बीच में एक और घर है, तो मैं अपने पड़ोसी से अच्छी दोस्ती रखूंगा तो इसको बोलूंगा ना कि भाई तू इस पे नजर रखना, ठीक है, याद रखना। तो जो पड़ोसी है ना हमारे लिए स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि हमारे देश में मित्रता को बहुत ज्यादा माना जाता है। इसी वजह से नेबर फर्स्ट पॉलिसी हम लोगों ने यहाँ पे अपनाया है। अब देखो नेबर फर्स्ट पॉलिसी में एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बजट अलॉट किया जाता है, यानी कि आप फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के ऊपर इतना पैसा खर्च कर सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, उसको बजट अलोकेट किया गया। और बजट कितने का, ठीक है, 20,516 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है, यहां पे याद रख लें, क्लियर पॉइंट बच्चे। और उस 20,516 करोड़ में से 4,332 करोड़ हम लोग पड़ोसियों पे खर्च करने वाले हैं। पूरी दुनिया के लिए, पूरा ग्लोबल जो हमारा रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए 20,516 करोड़ रुपए, जिसमें से हमारा 4,320 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या अपने पड़ोसी मुल्क के ऊपर खर्च करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। जिसमें से 2,115 हम लोग किस पे खर्च करने वाले हैं, भूटान के ऊपर खर्च करने वाले हैं। तो इंडिया जो है आपका हमेशा इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी पे इसलिए चलता है क्योंकि जितने भी नेबर कंट्रीज है ना, उन सारे नेबर कंट्रीज के ऊपर दुश्मनों की नजर ऑलरेडी गड़ी पड़ी है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग खर्चा करते हैं किसके ऊपर, भूटान के ऊपर, ठीक है। भूटान के ऊपर 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पास हुआ है हमारा 2025-26 के बजट में, आप समझो। और भूटान के लिए क्यों, भूटान देखिए भारत से सटा हुआ है, अगर हम भूटान की मदद नहीं करेंगे तो चाइना कर देगा भूटान की मदद, यानी चाइना ने अगर एक बार बेस बना लिया भूटान में तो हमारे जड़ों में आके
चाइना बैठ जाएगा और यही चाइना चाहता है। यही वजह है कि आप लोगों को याद होगा डोकलाम क्राइसिस की बात कर रहे हैं। डोकलाम में क्या कर रहा था चाइना? रोड ही तो बना रहा था। और क्या कर रहा है इंडिया? हम तुम्हारे यहाँ पे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भूटान के यहाँ पे रोड बना रहे हैं। तब यहाँ पे इंडिया ने इंटरफेयर किया, ऐसा ना होगा बेटा, ठीक है? तुम ऐसा बोल रहे हो भूटान भूटान, और भूटान में सड़क बना करके, डोकलाम में सड़क बना करके आप तो बिल्कुल इंडिया के जड़ में आ जाओगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तभी तो इतना ज्यादा बवाल खड़ा हुआ था और अभी तक वो सड़क बनी नहीं है। ये हमारा जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी की वजह से ही हुआ है। अगर हम लोगों ने भूटान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया होता तो डेफिनेटली भूटान क्यों हमें अलाउ करता कि भैया आप चाइना से मेरी जमीन के लिए लड़ाई करो? नहीं करता ना। इसी वजह से हम भूटान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कि भूटान के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि अब शुरू से बात कर ले तो 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। 1961 में ऑपरेशन दंतक चलाया था और ये दंतक नेहरू जी ने जरूर चलवाया था, लेकिन इसको लीड करने वाली थी कौन? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ ने ऑपरेशन दंतक के जरिए भूटान में रोड बनवाए, भूटान में एयरपोर्ट बनवाए, भूटान में हाईवेज बनवाए, भूटान में रेलवे स्टेशन बनवाए। क्यों? ताकि भूटान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और उनके नाम भी दंतक से दिए गए, दंतक एयरपोर्ट, दंतक ये हाईवे, दंतक वो हाईवे दिए गए। क्यों? ताकि पूरी दुनिया को लगे कि दंतक दंतक जो बनाया है ना, वो किसने बनाया? भारत ने बनाया है। तो भारत इसीलिए भूटान पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है क्योंकि चाइना की नजर ऑलरेडी भूटान पे, हम भूटान पे ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली चाइना भूटान पे ध्यान दे देगा, ठीक है? तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो कि हम लोग अपनाते हैं भारत के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए अब देख ले सारी सारी चीजें हम लोग क्या क्यों अपनाते हैं। इसका एम क्या है? टू बिल्ड कोऑपरेटिव, ठीक है? हम लोग ताकि पड़ोसियों देशों के साथ कोऑपरेशन मेंटेन कर सके, पीस मेंटेन कर सके, ठीक है? म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइज मेंटेन कर सके, यानी कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हारा साथ दो, इस तरीके का रिलेशन हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, इमीडिएट मतलब बिल्कुल बाउंड्री शेयर करने वाले नेबर्स हैं, उनके साथ बहुत ही प्यारा रिलेशन है, ठीक है? हाँ, एक ये हमारे पाकिस्तान को और चाइना को छोड़ दो तो इनकी बात अलग है, ठीक है बच्चे? यहाँ पे याद रखना। अब इसके लिए जो इंडिया है 4S पे काम करता है, ठीक है? 4S पे काम करेगा, याद रखना, ठीक है? 4S का मतलब क्या होता है? 4S, ठीक है? हम लोग 4S की बात करते हैं, 4S यानी 4 तरीके के S की हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है? सम्मान, संवाद, शांति और समृद्धि। जब भी इंडिया बात करेगा अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशनशिप की तो 4 बातों को ध्यान में रखता है जिसको हम लोग 4S के नाम से जानते हैं, ठीक है? संवाद यानी कि बातचीत करो, सम्मान पड़ोसियों का हेल्प करो, पड़ोसियों का सम्मान करो, उनको इज्जत दो, ठीक है? शांति यानी कि शांति मेंटेन करो, जब भी अपनी पॉलिसी बनाओ तो उन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखो कि कहीं पड़ोसी देश में हमारी वजह से अशांति तो नहीं फैल रही है। और उसके बाद समृद्धि, खुद तो समृद्ध हो और इतना बिजनेस मेंटेन करके रखो, इतना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो पड़ोसी मुल्कों के साथ ताकि वो लोग भी समृद्ध हो सके, क्योंकि वो समृद्ध होंगे तो डेफिनेटली हमारे ही काम आएंगे और हम समृद्ध होंगे तो डेफिनेटली उनके ही काम आएंगे। तो इंडिया अपना फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है, और नेबर फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की 4S पे काम करती है, 4S के नाम से इसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? संवाद, सम्मान, शांति और समृद्धि, ठीक है बच्चे? चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। अब देखिए नेपाल में जैसे कि हम लोग, अब हम बाकी नेबर कंट्रीज में देख लेते हैं क्या क्या बनाया है, ठीक है? नेपाल में हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी दी है हमने वहां के गांव में, हाइड्रो पावर बनाए हैं, रोड बनाए हैं, डिजिटल लिंक्स बनाए हैं, यानी कि डिजिटल लिंक स्थापित किए हैं नेपाल के अंदर में, ठीक? अफगानिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान में हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो मानवता के लिहाज से हम लोग उनको मदद करते हैं। देखो वहां पे टेररिस्ट ग्रुप बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, वहां पे फीमेल के तो इतनी बुरी हालत है अफगानिस्तान में कि आप कुछ भी कर लो यार, वहां के फीमेल का आप नहीं कर सकते उद्धार। इसी वजह से SCO रैट्स का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO रैट्स के नाम से है, रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रैट्स की बात करें स्ट्रक्चर, तो वो अफगानिस्तान के फेवर में अलग से काम कर रहा है और SCO का मेंबर हमारा भारत है ही है। तो इंडिया SCO का मेंबर रहते हुए अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है क्योंकि वहां पे फीमेल की जो दशा है, जो अवस्थाएं हैं, वो सुधर जाएं। इसी वजह से इंडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है अफगानिस्तान के फेवर में। तो जो मानवता के हिसाब से देखा जाए तो वो सारे एक्शन भारत ऑलरेडी ले ही रहा है, ठीक है? खाना पहुंचा रहा है, मेडिसिन पहुंचा रहा है। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्रॉस बॉर्डर पावर दे रहा है, यानी कि बिजली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड कनेक्टिविटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? भूटान की मैं आपको पूरा पूरा बता ही चुका हूं, भूटान में क्या क्या चल रहा है हमारे पास। मालदीव्स में हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मालदीव्स के साथ हम लोग अपना एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन करते हैं, ताकि हमारा डिफेंस और उनका डिफेंस एक साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सके, ताकि हम आने वाले भविष्य में खतरों से निपट सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। म्यांमार वाज द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली ना, म्यांमार भारत का ही तो हिस्सा हुआ करता था। 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया गया। तो
इनके साथ भी हमारे अच्छे खासे रिलेशन है, इनके साथ भी हम लोग अपना ट्रेड मेंटेन करके रखते हैं, इनके साथ भी हम लोग अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, इनके साथ हमारा कनेक्टिविटी अच्छा है, डिजास्टर रिलीफ में एक दूसरे का हम लोग काम आते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग। और श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका की इकोनॉमी जो अभी आप लोगों ने देखा था गिरी चुकी थी, तो श्रीलंका की इकोनॉमी में ना खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना। तो इंडिया ने नो डाउट पैसे भी दिए श्रीलंका को, इंडिया ने नो डाउट फैसिलिटीज भी दी, लेकिन इंडिया ने साफ तौर पर एक और बात यहाँ पे श्रीलंका को कह दिया कि भैया आप अपने एग्रीकल्चर को सुधारो, अगर आपका एग्रीकल्चर सुधरेगा तो खाने के लिए मिलेगा, और भैया जिंदा रहने के लिए सबसे पहले खाना जरूरी है, खाना मिलेगा तो ही तो आप कुछ ना कुछ कर पाओगे ना। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है श्रीलंका को, ठीक है, एजुकेशन कल्चर ये सब कुछ। तो अगर कंक्लूजन की बात देखते हैं, ठीक है, तो चाणक्य ने भी यही कहा था कि हमारे जो इमीडिएट पड़ोसी है ना उनके साथ हम लोग अगर मित्रता करके रखते हैं तो वो हमें अपने पड़ोसियों से बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। इनको हम लोग बफर स्टेट्स के नाम से जानते हैं। बफर स्टेट वो सिचुएशन होती है ना जब दो दुश्मनों के बीच में कोई एक आके ऐसा स्टेट है, यानी वो दुश्मन को यहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा ना, तब तक तो ये वाला बंदा अपना तैयारी वैयारी कर चुका होगा, इसको बफर स्टेट के नाम जानता है। अंग्रेजों ने बहुत बफर स्टेट्स बनाए थे, बहुत सारे बफर स्टेट्स बना रखे थे, ताकि यहां से अगर दंगे भड़के, क्रांतिकारी दंगे भड़के, तो बीच में एक ऐसा स्टेट आ जाए जिसको क्रॉस करके जब तक क्रांतिकारी अंग्रेजों के उस एरिया तक पहुंचेंगे तब तक तो भैया सारा हल्ला बोल हो चुका होगा, है ना। तो इस तरीके की पॉलिसी हम लोग अपनाते हैं जिसमें हम लोग अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी में। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं, बीमा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है, क्यों इसके बारे में चर्चा हो रही है कि देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक क्या था, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी ना वो मैक्सिमम 74% की थी, ठीक है। जिससे अभी जो बजट हमारा 2025-26 का बजट था ना, जिसमें बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 100% कर दिया गया है, यानी कि अब वो 100% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट 100% अब यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो ये इस वजह से काफी ज्यादा चर्चे में है, ठीक है बच्चे। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। इंश्योरेंस इन इंडिया, भारत में जो इंश्योरेंस है ना पब्लिक सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी है, यानी कि हमारी सरकारी कंपनियां भी हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, आपको पता है 3 तरीके की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट पे जो राज्य सरकार है वो अपना कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों सरकारें मिलकर के काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करेंगी, कानून बनाएगी। तो जो हमारा इंश्योरेंस है वो हमारे यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चे। तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यहाँ पे डिसीजन लेती है, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। गवर्न बाय, और ये इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न कौन करता है, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, हमारी आजादी के पहले ही एक बीमा अधिनियम आया था, इंश्योरेंस एक्ट आया था 1938 में, तो अभी तक वही एक्ट के जरिए हम लोग इसको रेगुलेट करते हैं, क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। उसके बाद जो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज किया गया था अंडर एलआईसी एक्ट 1956, क्लियर पॉइंट, एलआईसी एक्ट 1956 के अंडर इसको नेशनलाइज किया गया था हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए 50% से ज्यादा शेयर्स अगर सरकार के पास हो इसका मतलब वो नेशनलाइज्ड है। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है 1956 में नेशनलाइज किया गया था ताकि आम जनता को इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी नोकझोंक होगी कोई इंश्योरेंस सेक्टर में डिसीजन लेने की, जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत महंगा करने का डिसीजन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बोल रहा है मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर बोल रहा है कि नहीं यार पब्लिक के लिए अपने को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब दोनों में खींचातानी होगी तो वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जीत जाएगा, यानी गवर्नमेंट जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास है, सरकार के पास है, तो वोटिंग में सरकार जीत जाएगी, और इसीलिए नेशनलाइज किया जाता है, नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ताकि जब भी ऐसा कोई पेच अड़े डिसीजन मेकिंग में वहां पे सरकार की बात सामने रखी जाए, ना कि प्राइवेट सेक्टर की बात सामने रखी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट की सोचेगा और सरकार जब भी सोचेगी तो जनता की सोचेगी। ऐसा होता नहीं लेकिन कहा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे कहा IRDAI को बनाया गया, ठीक है। IRDAI का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, 1999 में, ठीक है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया। अब जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर में डिसीजन होते हैं, जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर में फैसले होते हैं, रूल बनते हैं, कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, वो सब हमारा IRDAI ही करता है, क्लियर पॉइंट, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। ये 3 एक्ट याद रखना आप लोगों को, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसके बाद नेशनलाइजेशन किया गया था इंश्योरेंस सेक्टर का 1956, और उसके बाद IRDAI बनाया गया था 1999 के अंदर में, ठीक है बच्चे, याद रखिए। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं
एफडीआई की लिमिट को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। इंश्योरेंस को 1938 का जो एलआईसी एक्ट है उसके जरिए डील किया जाता है, और ये सारी जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए 100% एफडीआई का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल आने वाला है, यानी कि बड़ी तादाद में पैसा यहाँ पे आने वाला है, इन्फ्लो होने वाला है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होने वाला है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई, सीधी सी बात है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होगा, हम लोग ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएंगे, ग्लोबल लेवल पे प्रतियोगिता दे पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे ग्लोबल लेवल की कंपनीज की हम यहाँ पे बात करें। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया 10वें नंबर पे आता है रैंक में। ठीक है, 10th ग्लोबली इन इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 10वें रैंक पे आता है। ठीक है, लेकिन हमारा अभी प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है कि 6th रैंक पे हम लोग आ जाएंगे 2032 तक जाते आते हैं। अभी हम लोग 10th रैंक पर हैं, याद रखना रैंक पर हैं, लेकिन हम लोग देखते देखते 6th रैंक पर आने वाले हैं, 6th रैंक पर 2032 में आ जाएंगे। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि देखिए इंडिया में इंश्योरेंस लेने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। इंडिया में एक चीज है, सेविंग्स की बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता है सेविंग्स को, कि भैया हम ये भी बचा ले वो भी बचा ले, भैया 2 वक्त का खाना मिले ना मिले लेकिन हमारे अकाउंट में कुछ पैसे तो रहे। ये इंडिया की मेंटेलिटी है भाई। आप गांव में चले जाओ, ठीक है, वो समोसा खा के खुश है लेकिन अच्छा खाना नहीं खाएगा, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे। वो हवाई चप्पल में घूम रहा है लेकिन उसके अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे। क्यों? तो ये मेंटेलिटी की बात है, लाइफस्टाइल की बात है, यानी सिक्योरिटी की ज्यादा बात करते हैं हमारे यहाँ पे भारत में। इस वजह से इंश्योरेंस बहुत ज्यादा लिया जाता है हमारे भारत में। इसी वजह से तो 10वें रैंक पे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, 193 कंट्रीज है, 193 कंट्री में 10वें नंबर पे इंश्योरेंस में, और 2032 तक जाते हैं तो हम लोग 6वें रैंक पर भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच, जो हमारा मार्केट है ना 222 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाला है 2026 तक जाते जाते। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है। और G20 देशों की बात कर रहे हैं तो G20 देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, फास्टेस्ट ग्रोथ रेट हमारे भारत का यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। कंक्लूजन में देख लेते हैं तो एफडीआई लिमिट जो है ना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जहां पे 74% से लेकर के बढ़ा करके 100% तक का एफडीआई यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, जॉब्स जनरेट होती हैं। हमारा इंश्योरेंस सेक्टर जो है हमको पूरी तरीके से डेवलप करना है, और हमने टारगेट क्या रखा हुआ है 2047 तक। डेफिनेटली अब एक हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा हुआ था, विकसित भारत का लक्ष्य रखा हुआ 2047 तक का। ठीक है, तो इसी के तहत हम लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने का सोचा हुआ है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो बहुत सारी चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं, जैसे कि टेक ड्राइवन ग्रोथ की बात करें। हम लोग जब भी इंश्योरेंस की अब ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी को जरूर इन्वॉल्व करके रखते हैं। बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, बहुत लेवल पे इंडिया, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग फ्रंट पे इंडिया डेवलप कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक थिएटर, एक नाट्य की हम बात करते हैं तो आपका दशावतार थिएटर है, दशावतार थिएटर। ठीक है, दशावतार थिएटर है, और ये क्या है? एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। कहाँ का? महाराष्ट्र का और गोवा का। ठीक है बच्चे, तो क्यों न्यूज में रहने वाला है, क्यों न्यूज में आया हुआ है, याद रखना। ठीक है, ये रिसेंटली महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग कोंकण रीजन में और नॉर्थ गोवा के रीजन में यहाँ पे ये इवेंट चलाया गया, दशावतार थिएटर चलाया गया, नाट्य किया गया, दशावतार थिएटर परफॉर्मेंस किए गए। ठीक है बच्चे, याद रख लेना। दशावतार इज इक्वल टू एक थिएटर फॉर्म है, दशावतार एक थिएटर फॉर्म है। ठीक है, जिसमें 10 विष्णु के हम लोग अवतारों की बात करते हैं, लॉर्ड शिवा की बात करते हैं, और ये तकरीबन 800 साल पुरानी प्रथा है, जो कि सिंधु दुर्ग से ही शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग से इसकी शुरुआत हुई थी, और नॉर्थ गोवा के कुछ रीजन इसमें शामिल कर लो। इसी वजह से सिंधु दुर्ग और नॉर्थ गोवा में इस फेस्टिवल को बहुत ही ज्यादा मनाते हैं। दशावतार थिएटर्स की बात कर लेते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, याद रखना। परफॉर्मेंस जो होगा इस थिएटर में, परफॉर्मेंस जो होगा गांव में, तो गांव के जो देवी देवता हो ना उनकी पूजा की जाती है। और जब फसल कटती है ना, हार्वेस्ट का जो मौसम आता है अक्टूबर और मई के बीच की बात करें, ठीक है, तो उस वक्त में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, थिएटर एक बहुत ही इजी तरीका है अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को पहुंचाने का। इसी वजह से महाराष्ट्र का सिंधु दुर्ग में ही दशावतार थिएटर का बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार हैं, 10 अवतार हैं। तो ये फेस्टिवल जो है 10 दिन चलता है। हर रात को भगवान विष्णु के एक अवतार को ऐसा सजा धजा के लाया जाता है, ड्रामा किया जाता है, नाट्य किया जाता है। जैसे कि दिखाया जाता है किस तरीके से हिरण्यकश्यपु को यहाँ से चीर देते हैं भगवान विष्णु वराह अवतार में आकर के, किस तरीके से कछुए का अवतार लेते हैं, किस तरीके से राम का अवतार लेते हैं, किस तरीके से परशुराम का अवतार लेते हैं, किस तरीके से श्री कृष्ण का अवतार लेते हैं। ये सारे अवतारों को, ये सारे 10 के 10 अवतारों
को दिखाया जाता है। कौन से थिएटर में, कौन से नाट्य में? तो यहाँ पे दशावतार नाट्य, दशावतार थिएटर है सिंधु दुर्ग का जो एरिया है महाराष्ट्र में उस तरफ, और नॉर्थन गोवा है, वहां के भी कुछ क्षेत्रों को अगर मिला लिया जाए तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे शोकेस की जाती हैं। फसल कटने पर ये त्योहार मनाया जाता है, थिएटर किए जाते हैं। यानी कि अब सर्दियों की बात करें तो अक्टूबर ले लो, और अब गर्मी की शुरुआत की बात कर ले तो मई ले लो। तो ये अक्टूबर और मई के महीने में खास तौर पे मनाया जाता है। 10-12 दिन का पूरा टोटल फेस्टिवल रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। यही आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है, और ये तकरीबन तकरीबन 800 साल पुरानी प्रथा है, जो कि सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में ही शुरुआत हुई थी। इसी वजह से यहीं पर इसको सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या आता है। अब देखिए इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस में सबसे पहले आप लोग ने पूर्व राग होता है, पूर्व राग, ठीक है। पूर्व राग में हम लोग, पूर्व राग मतलब स्टार्टिंग ओपनिंग की बात कर लेते हैं। पूर्व राग में हम लोग ओपनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, याद कर लेना। तो पूर्व राग में जब ओपनिंग की बात करें, शंखासुर एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था। तो पूर्व राग में, ठीक है, हम लोग शंखासुर की मृत्यु की बात करें, शंखासुर को किस तरीके से भगवान मारते हैं। और यहाँ पे गणेश जी की भी बात की जाती है, रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी की पत्नी है उनकी भी बात की जाती है, ब्रह्मा जी की भी बात की जाती है। ये शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है उस फेस्टिवल की, जिसको हम लोग पूर्व राग के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तर राग की बात कर लेते हैं, यानी कि आख्यान, यानी आखिरी का दिन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, हाईलाइट करते हैं हम लोग वन ऑफ द अवतार ऑफ द विष्णु, ठीक है। जो पहले 10 दिन तो अलग अलग अवतारों के बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनका पोर्ट्रेट करते हैं, उनका रूप धारण कर करके हम लोग रैलियों में जाते हैं, गांव में हम लोग रैली जाके गांव में अवेयरनेस फैलाते हैं, अपने कल्चर के बारे में बातचीत करते हैं, दिखाते हैं, नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं। इस तरीके से पूरा पूरा काम किया जाता है, ठीक है। अवतारों की बात कर लेते हैं, मत्स्य यानी मछली, कर्मा, वराह, नरसिम्हा, ठीक है, वमाना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा, ये कल्कि, ये सारे के सारे भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, ठीक है बच्चे। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो यहाँ पे अलग अलग रूप धारण करते हैं इन 10 अवतार में से, खूब सारा ब्राइट मेकअप लगाते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, लाइव म्यूजिक चल रहा होता है, गंज, तबला, हारमोनियम सब बज रहे होते हैं। और यहाँ पे परफॉर्मर जो है ना, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, किसान ही होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं अपने फोक ट्रेडिशन को, जो गांव का जो कल्चर होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो गांव का ही पूरा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, गांव के ही ट्रेडिशन के ये लोग आगे लेके जाते हैं। मतलब उन्हीं के परिधान पहन के, उन्हीं तरीके का, उन्हीं के कल्चर को परफॉर्म किया जाता, ताकि आने वाले जनरेशन भी उसको सीखे, और जब ये वाली जनरेशन बड़ी हो जाए तो ये अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाए। इस वजह से ट्रेडिशन हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है बच्चे। एरियाज की बात कर लेते हैं, तो सतवंत वादी हो गया, कुदाल हो गया, मालवन हो गया, वेगुरल हो गया, और कंकावली हो गया, नॉर्थ गोवा हो गया, ये सारे एरिया में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। कंक्लूजन की बात कर ले, दशावतार सिर्फ एक फोक थिएटर ही नहीं है, बट अ लिविंग कल्चरल हेरिटेज है। यानी कि एक जीता जागता हमारा कल्चर है, जीता जाग, जो कि बात करता है हमसे। ये कल्चर इस तरीके से, ये कल्चर हमारे सामने परफॉर्म किया जाता है, हम देखते हैं इस कल्चर को, जीते हैं इस कल्चर को। ये सारी चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग गोवा के माइथोलॉजी की भी बात करते हैं, म्यूजिक की भी बात करते हैं, वहाँ के कम्युनिटी ट्रेडिशंस की भी बात करते हैं, वहाँ के रीति रिवाज की भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। उनको प्रिजर्व करने की भी बात करते हैं, जो रीजनल आइडेंटिटी है हमारे देवी देवताओं की, उनको बचाने की बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन को उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डिवोशनल स्टोरी टेलिंग की जाती है, यानी हमारे देवी देवताओं के बारे में स्टोरी टेलिंग की जाएगी। स्टोरी के जरिए, हम कहानी के जरिए अपने जनरेशन को उनके बारे में बताते हैं, विष्णु के अवतारों के बारे में, अवतारों के बारे में उनको बताते हैं। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन हमारी शिक्षा को पास करने का, हमारे कल्चर को पास करने का, हमारे ट्रेडिशन को लोगों को समझाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको कभी भी त्योहार में बदल दो। याद रखना, ठीक है, जब त्योहार मनाए जाते हैं ना, तो त्योहार सिर्फ एक मौज मस्ती करने का तरीका नहीं है। वो जो त्योहार मनाए जाते हैं ना, उसमें हम अपने कल्चर को शो करते हैं, अपने ट्रेडिशन को शो करते हैं, अपनी भाषा को शो करते हैं, अपने कॉस्ट्यूम को शो करते हैं, अपने खान पान को शो करते हैं। और ये जो हम आज शो कर रहे हैं ना, हमारी जो बच्ची वाली जनरेशन है ना, जो अभी आजकल 10-12 साल के बच्चे हैं, वो इसको सीख रहे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो ये परफॉर्म करेंगे, तब उनके बच्चे वो चीज सीखेंगे। तो जो भी हम लोग त्योहार मनाते हैं ना, याद रखिएगा, त्योहार इट्स नॉट जस्ट अ त्योहार, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमारे वैल्यूज को, कल्चर को जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाने का बेस्ट तरीका है। और उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है दशावतार थिएटर, जो कि सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में बनाया जाता है, और नॉर्थ गोवा के भी कुछ एरियाज में मनाया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है बच्चे। चलिए, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। अभी देखिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है हमारे पास कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं और लाइव,
ठीक है, रियल टाइम की बात कर रहे हैं, रियल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लड़ाइयों में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम की बात कर ले। क्लियर अपन यहाँ पे। तो देखिए आपने जिस तरीके से महाभारत में संजय थे ना, एक तरफ महाभारत हो रही है ग्राउंड में और संजय यहाँ धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए हैं और धृतराष्ट्र को महाभारत की पूरी कहानी बता रहे हैं, ठीक है, कि अभी किस तरीके से कृष्ण भगवान ने चक्र उठा लिया और किस तरीके से वो ज्ञान दे रहे हैं गीता का। तो संजय किसको नरेट कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को नरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से यहां से बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, उसको नाम दिया गया है संजय, ठीक है। यानी कि जो युद्ध हो रहा है भारत की दुश्मनों के साथ, जैसे मान लो पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर से ड्रोन जो है, ड्रोन पूरी उसको देखेगा, ठीक वैसे जैसे महाभारत में किसने देखा था, महाभारत में भीम का बेटा का क्या नाम था उसका यार, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, भीम का बेटा जो जैसे पूरा बर्बरी, ठीक है बच्चे। तो बर्बरी ने जिस तरीके से महाभारत को ऊपर से देखा हुआ था, पूरा महाभारत का ब्यौरा उसको पता था, एक एक ब्यौरा उसको पता था। जैसे ही महाभारत खत्म हुआ ना, तो बोला कि भैया महाभारत में किसकी गलती है, कैसे पता करें। ये पता करने के लिए कोई कैसे ठहराओगे भाई, कौन जानता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि एक व्यक्ति है जिसने पूरा पूरा महाभारत देखा है, और वो था बर्बरी, ठीक है। क्यों, जब वो लड़ने जा रहा था ना महाभारत में, तो उस श्री कृष्ण भगवान ने देखा, क्योंकि वो भीम का बेटा था। अब जो भीम का बेटा था तो भैया इतना बहादुर था, इतना बलवान था कि वो चाहता तो एक ही दिन में महाभारत खत्म कर देता। और अगर एक ही दिन में महाभारत खत्म हो जाती तो जो गीता का इतना बड़ा ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान कैसे दे पाते, तो गीता का ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूरा तिगड़म लगाया कि बर्बरी युद्ध में ना पार्टिसिपेट करे, ठीक है। और उन्होंने तिगड़म लगा के कुछ ऐसा किया कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो पहाड़ पे ऐसे बैठा था बर्बरी और पूरा युद्ध देख रहा था, ठीक है, पूरा पूरा युद्ध को एक एक चीज उसे पता था। इसी तरीके से जो संजय नाम का बैटलफील्ड सर्वेलांस जो इंडियन डिफेंस सिस्टम में लाया गया है, तो ड्रोन के जरिए पूरा पूरा बैटलफील्ड को देखेगा और नीचे से जो टैंक वगैरह जा रहे हैं उन पे ध्यान में देगा। तो जो भारत का टैंक एक सिग्नल देगा कि भाई वहां पे हमारा दुश्मन है, और इधर से ड्रोन देगा, तो वो क्या करेंगे, दोनों का सिग्नल मैच होगा और जो असली पिक्चर बनकर सामने आएगी उस पे ये लोग काम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये जो हमारा बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, संजय का नाम से हम लोग जानते हैं। इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है और बीईएल ने डेवलप किया है। बीईएल का मतलब क्या होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है बच्चे, लिमिटेड। अब देखिए इसको कब बनाया गया था, तो 1954 में इसको बनाया गया था। तो इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि 1954 में बनाया गया था, इन दोनों ने मिलकर के एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है संजय। और संजय ये जो बैटलफील्ड है संजय नाम का, ये ऊपर से सारे के सारे युद्ध के गतिविधियों को देखेगा और रियल टाइम इमेज, रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर तक भेज देगा, और दिल्ली हेडक्वार्टर उसके हिसाब से अपना एक्शन ले लेगी और युद्ध में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे भाई लद्दाख की ऊंचाई हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे बरसात हो, इसका जो सिस्टम है रडार का इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि फॉग हो, धुंध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहीं से भी रियल इमेज निकाल लेगा। ये इतना स्ट्रांग सिस्टम यहाँ पे बनाया गया। तो ये जो संजय नाम का बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, इसके आ जाने से हमारा जो इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन है डिफेंस में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका डिटेल में देख लें तो सेंट्रलाइज, ठीक है, ये हमारा सेंट्रलाइज वेब एप्लीकेशन है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली बैठे बैठे ऑपरेट किया जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। एक जैसे मान लो ऊपर से ड्रोन है और नीचे से यहां से टैंक जा रहा है, ठीक है, और दुश्मन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि दुश्मन इसको धोखा दे रहा हो, या हो सकता है दुश्मन हमारे ड्रोन को धोखा दे रहा हो, लेकिन ये दोनों जो इमेज लेंगे ना उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कलेक्ट करेंगे एक एप्लीकेशन में, तो उसके जरिए एक कॉमन सा निकाला जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो उसको रियल टाइम हम लोग बोल सकते हैं, एकदम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, रियल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं हम लोग। इस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, भारत के प्रति, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या करेगा। ये सपोर्ट्स बोथ कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस की बात करें, यानी हमारी अगर परंपरागत की युद्ध की परंपरागत युद्ध नीतियों की बात करते हैं या फिर मॉडर्न वॉरफेयर की बात करते हैं, तो दोनों में ही हमें ये सपोर्ट करता है। ये दोनों तरीके से ही हम लोगों को हेल्प करता है सर्वेलांस करने के लिए, ठीक है बच्चे। ये एडवांस डेटा माइनिंग एनालिटिक्स
को प्रेडिक्ट कर देगा। जैसे कि हमने बताया कि डेटा प्रोवाइड किया जाए, जो ड्रोन डेटा दे रहा है, ठीक है, नीचे से, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसका डेटा दिया जाता है, उनको एनालाइज करके ना विद इन सेकेंड्स रियल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है, ठीक है बच्चे। तो ये एनिमी का पूरा पूरा मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर देगा, और जो फॉग ऑफ वॉर है, जो धुंध वगैरह ना, मतलब सबको खत्म करके असली इमेज हमारे को दे देता है, एक असली इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो ये एक ना फोर्स है, ठीक है, एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भारत की ताकत बहुत ज्यादा दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है। याद रखना, साइबर वॉर हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर वॉर हो गया, हर चीज हो गया, इकोनॉमिक वॉर हो गया, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो किसी भी देश का इंफॉर्मेशन है। अगर आपने किसी देश की सारी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आप उसके हिसाब से उस पर अटैक करने के प्लान बना सकते हो। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम वीक है, तो डेफिनेटली आपका पूरा सिक्योरिटी कोलैप्स हो सकता है एक दिन, और यही यहां पे बचाने की कोशिश की जा रही है यहां पे संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए, ठीक है बच्चे, ये पूरा पूरा पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। अब इंटेलिजेंस, सर्वे, रीजनेंस, ये सब कुछ हमारा जो प्रोवाइड की जा रहे हैं हमारे डिफेंस सिस्टम को, इन सबसे क्या हो रहा है, हमारा पूरे ट्रूप की सिक्योरिटी नजर आ रही है, हमारा पूरा देश की सिक्योरिटी नजर आ रही है, हमारा सारे के सारे देश एक साथ मिलके काम कर, सारे सारे देश और सारे सारे फोर्सेज एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट निकली तो। और ये संजय जो सिस्टम है, वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की काम करता है, ठीक है। ये महाभारत से लिया गया, आप सभी को पहले से ही पता है, ठीक है, संजय महाभारत में ही तो थे, ठीक है। चलिए, तो ये कंक्लूजन में अगर हम लोग देख लेते हैं, तो ये एक हमारा लीप टुवर्ड्स नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एम्पावरिंग इंडिया विद रियल टाइम बैटलफील्ड। रियल टाइम बैटलफील्ड का मतलब क्या होता है, सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि मतलब कुछ भी छुपेगा नहीं, धुंध बुंद कुछ भी है उसके पार जा करके ये पूरा पूरा क्लियर इमेज हमें दे देगा। हम लोग फास्टर डिसीजन ले सकते हैं, हमारा फैसला हम लोग फास्ट कर सकते हैं भैया, अगर इंफॉर्मेशन है, हम लोग इंफॉर्मेशन ढूंढने में समय लगाएंगे, इंफॉर्मेशन हमको ये बहुत जल्दी दे देगा, तो हम लोग फास्ट डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा जो स्ट्रॉन्गर बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी कि हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, ठीक है बच्चे। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर, जो कि डिस्क्रिप्टिव वे में अपन लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है बच्चे। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चे। बीपीएससी यूपीएससी में थोड़ा मेहनत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा बच्चों। बार बार आप लोग कोशिश करो कि रिवाइज करो, फैक्ट्स को, फिगर्स को बार बार मेमोराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीज आपके काम आने वाली है, ठीक है। चलिए, आज के लिए सेशन खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।